नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चलने वाली है हमारी, जो एनटीपीसी या फिर किसी भी वन डे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फिलहाल फोकस हमारा एनटीपीसी पे। अगर आप एनटीपीसी के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लेते हो तो आने वाला कोई भी एग्जाम आपका बड़ी आसानी से निकल सकता है। वन डे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, स्केलर एंड वेक्टर जैसा भी आपने पढ़ा होगा आज तक, उसको पढ़ने का बिल्कुल अलग ही अंदाज यहां पे देखने वाले, क्योंकि हमें पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और उतना सब कुछ पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। यानी एक भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारे पहुंच से बाहर हो या जो साइंस के क्वेश्चन को हम टैकल ना कर सकें। तो इसी मुहिम में हम लोग स्केलर एंड वेक्टर का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत बेसिक सी क्लास ली थी। कुछ मैंने आपको वहां पे लिस्ट दी थी, लेकिन आपको रटना कुछ नहीं, ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही। दूसरी क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं यहां पे एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, जीरो वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, रूल्स क्या क्या है। तीसरी क्लास में हम लोग देखेंगे कई सारे क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है और ये सीरीज दोबारा कभी भी या आज तक कभी भी YouTube पे आई नहीं। 10 क्वेश्चन कोई भी YouTube पे करा सकता है, बट इस तरह का कंसेप्ट आपको YouTube पे कभी नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज सेकंड लेक्चर में। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ जीरो वेक्टर से स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास। अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी तो कृपया उसको देख लें, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। एप्लीकेशन ऑफ जीरो वेक्टर्स, चलिए देखिए। पहली बात, अगर मैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी ए को जीरो वेक्टर के साथ जोड़ूंगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगी। कोई प्रभाव नहीं पड़ने का मतलब इसका जो परिमाण है, परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नो चेंज। और दूसरा, इसकी जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, उसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि अगर वेक्टर ए, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ए है, अगर मैं उसको जीरो वेक्टर के साथ जोड़ता हूं या शून्य सदिश के साथ या नल सदिश के साथ अगर जोड़ता हूं, तो इस कार्यक्रम में वेक्टर ए रिमेन्स वेक्टर ए, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। सेम काम अगर मैं करूं, किन्हीं भी वेक्टर क्वांटिटी ए में से जीरो वेक्टर को माइनस कर दूं, तो भी वही बात होगी, वेक्टर ए रिमेन्स वेक्टर ए, उसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड नो चेंज, और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी नॉट चेंज। यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा एक बार आप देने की कोशिश करो। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी ए को अगर मैं जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तब क्या होगा? तो एक बात का ध्यान रखना दोस्त, इसका आंसर आ जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे इसका आंसर आएगा वेक्टर ए, कुछ लोग बोलेंगे आएगा जीरो, कुछ लोग आएंगे जीरो वेक्टर आएगा। मैं बताता हूं आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि किन्हीं भी दो सदिश राशियों का गुणनफल दो तरीके से होता है। अगर वो तरीके मेंशन्ड नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। किन्हीं भी दो सदिश राशियों का गुणनफल दो तरीके से होता है। इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि हमारी सदिश राशि का गुणनफल पहले तरीके से हो रहा है या फिर दूसरे तरीके से हो रहा है। और ये जानने के लिए हम एक्सप्लेन करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो वेक्टर होता किस तरीके से है। चलिए, दो सदिश राशियों का गुणनफल कैसे होता है? दो सदिश राशियों का गुणनफल दो तरीके से होता है, जिसको हम पहला तरीका क्या बोलते हैं? डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। इसी को हिंदी में बोलते हैं अदिश गुणनफल। या फिर दूसरा तरीका क्या है? क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? सदिश गुणनफल। डॉट प्रोडक्ट को डिनोट करने के लिए एक डॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं दो वेक्टर क्वांटिटी है ए और बी, और इनके मल्टीप्लाई को डॉट से शो करना है, तो मुझे यहां पे डॉट लगाना पड़ेगा और वेक्टर बी लिखना पड़ेगा। अगर क्रॉस की बात करें तो दो वेक्टर क्वांटिटीज ए और बी हैं, तो इनको मल्टीप्लाई में अगर मुझे क्रॉस में दिखाना है तो मुझे क्रॉस लगाना पड़ेगा। और जब तक ये दोनों तरीके नहीं पता है, मैं ये नहीं बोल सकता कि वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हुआ है। इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
मुझे पता होना जरूरी है कि डॉट हो रहा है या फिर क्रॉस हो रहा है। और अगर तुमने हाई स्कूल पास किया है तो तुमको इतनी नॉलेज हो गई होगी। दूसरी बात, अब दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो जो भी मेरा आंसर आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, यानी कि अदिश राशि आएगी। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो आंसर क्या मिलेगा? एक स्केलर। देखो यहां पे लिखा भी है, ये कैसा गुणनफल है? अदिश गुणनफल या फिर स्केलर प्रोडक्ट है। इसका मतलब राशि कैसी मिलेगी? स्केलर मिलेगी। दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर क्रॉस हो रहा है तो जो भी राशि मिलेगी वो कैसी मिलेगी? सदिश गुणनफल है, इसलिए राशि कैसी मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। मेरे ख्याल से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रटने जैसा हो। क्लियर बात? स्केलर क्वांटिटी है तो इस स्केलर क्वांटिटी में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, इसमें दिशा तो होगी नहीं। अब परिमाण कैसे निकालेंगे यहां पे? तो जब भी मल्टीप्लाई होगा तो दिशा मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होता है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मॉड लगा देंगे सीधा सीधा। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मॉड लगा देंगे। अच्छा, कभी कभी अगर यहां पे इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में कोई कोण बनता है तो मैं यहां पे कॉस थीटा यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगा देता हूं। बेसिकली परिमाण कितना होगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। कॉस थीटा अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम कॉस थीटा को यहां पे एलोबरेट करेंगे। वैसे आप जान लीजिए कि कॉस थीटा क्या है। कॉस थीटा यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षैतिज घटक। ठीक है। दूसरी बात, अच्छा कोई डायरेक्शन तो होगी नहीं यहां पे। यहां पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो परिमाण में कैसे लिखेंगे हम लोग? परिमाण लिखने के लिए फिर से वही बात, वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर बी का मॉड, और यहां पे आ जाएगा साइन थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है? साइन थीटा यहां पे जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग, जब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, है ना? जिसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर घटक। ये जितना भी बता रहा हूं ना, इन सब को पढ़ते चलना, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा क्वेश्चंस वगैरह के साथ कि कोई भी चीज भूलेगी नहीं। रटना कुछ भी नहीं है, समझ के चलना है। ऐसी फिजिक्स और ऐसी केमिस्ट्री तुमने जिंदगी में कभी पढ़ी नहीं होगी। एक एक चीज मैं आपको वीडियो में ही याद करा दूंगा, बस मेरे साथ बने रहो। तो परिमाण तो हमें मिल गया, ए बी साइन थीटा, लेकिन अगर ये परिमाण है तो इसमें दिशा भी होनी चाहिए। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, वेक्टर मल्टीप्लाई होता है, सदिश गुणनफल होता है, तो उनका परिमाण तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन उनकी दिशा कैसे पता करेंगे? तो उनकी दिशा पता करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं, यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इतनी हिंदी तुम मत जाओ, इंग्लिश में ही ध्यान रखो थोड़ा सा। राइट हैंड थंब रूल। देखो जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है ए और बी, और इनका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बताओ ये वेक्टर क्वांटिटी ए और ये वेक्टर क्वांटिटी बी, इन दोनों का क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो राशि पहले लिखी है, जैसे ए क्रॉस बी है तो पहले क्या लिखा है? ए लिखा है। तो अपने दाएं हाथ की उंगलियों को कैसे रखो? ए पर रखो। जैसे ऐसे, ये तुम्हारा दायां हाथ है, इसकी उंगलियों को कहां पे रखोगे? ऐसे ए पर रख दो, और उसको बी की तरफ ऐसे मोड़ो, ऐसे। ये ए पर रख दिया और इसको बी की तरफ ऐसे मोड़ो, ऐसे, है ना? राइट हैंड ऐसे ऐसे मोड़ो, तो अंगूठा किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। तो देखो यहां पे यही हो रहा है। अगर मैं ए पर उंगलियों को रख दूं, ये कौन सी उंगलियां? इनको कहां पे रख दूं? ए पर ऐसे रख दिया, और इनको बी की तरफ मोड़ूं, तो मेरा अंगूठा किधर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। यानी ए क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर की ओर होगी। बात क्लियर हो रही है? यानी कि राइट हैंड थंब रूल हमें बताता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। सेम ही अगर मैं इधर ही बी क्रॉस ए कर दूं, ध्यान रखना, तो अंगूठा, तब मुझे बी से ए की तरफ जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि उंगलियां ऐसे रखेंगे और फिर ऐसे घुमाएंगे, उल्टा नहीं घुमाएंगे। तब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी उंगलियों को बी पे ऐसे रखना पड़ेगा और नीचे एक वे घुमाने के लिए ऐसे घुमाना पड़ेगा, उल्टा, है ना? इस तरह से। तो अंगूठा किधर गया? नीचे। तो बी क्रॉस ए में डायरेक्शन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन से उल्टी होगी। देखो यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो ये क्या है? ये बी क्रॉस ए है।
बोलो बात समझ में आ रही है? तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन में फर्क है, दोनों डायरेक्शन एक दूसरे की क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। क्लियर है बात इतनी? तो किन्हीं भी दो सदिश राशियों के गुणनफल में दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। किन्हीं भी दो सदिश राशियों के गुणनफल में दिशा राइट हैंड थंब रूल से ज्ञात करते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब बताइए जरा, जब मैं वहां पे पिछली क्लासेस में ए क्रॉस बी, और देखिए मैं पिछली क्लास पे चल रहा हूं, जरा ध्यान रखिएगा। ये वाली क्लास, अब यहां पे देखिए, अगर ये ए डॉट बी होता, ए डॉट जीरो वेक्टर होता, और ये ए क्रॉस जीरो वेक्टर होता, तब क्या होता? तो वेक्टर ए का परिमाण हमें नहीं पता क्या है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो वेक्टर का परिमाण कितना होता है ये तो आपको पता है, पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कितना होता है, जीरो। और जीरो को किसी में भी गुणा कर दो, आंसर हमेशा कितना आएगा? जीरो। और जीरो एक सदिश राशि है, यहां पे गुणनफल कैसा होना चाहिए? एक अदिश गुणनफल होना चाहिए, इसलिए क्या होगा यहां पे आंसर? जीरो। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर जीरो कितना होगा? जीरो। लेकिन अगर मैं क्रॉस करूं तो फिर से बात करेंगे, परिमाण मल्टीप्लाई होंगे, वेक्टर ए का परिमाण हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो वेक्टर का परिमाण कितना होगा? जीरो। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। यानी आंसर तो हमेशा जीरो आएगा, लेकिन ध्यान रखो क्रॉस में ये आंसर सदिश गुणनफल है, तो ये आंसर एक सदिश राशि होनी चाहिए, इसलिए जीरो ना लिखे क्या करेंगे? इसके ऊपर जीरो वेक्टर लगाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो ए डॉट जीरो वेक्टर जीरो होगा, लेकिन ए क्रॉस जीरो वेक्टर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो राइट हैंड थंब रूल आपको ध्यान आ गया। चलिए अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज जीरो। अगर किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटीज अगर मैं ए और बी की बात करूं, उनका डॉट ले लूं, तो कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं? वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण, और साथ में क्या आता है? कॉस थीटा आता है। अगर इनका डॉट कितना है? जीरो है, तो या तो इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, या इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, या दोनों जीरो हो, या फिर कॉस थीटा जीरो हो। इतनी कंडीशन है। अब वेक्टर ए जीरो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जीरो, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जीरो, हम छोड़ के चल रहे हैं क्योंकि अभी हम इस केस को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम एक केस डिस्कस करेंगे यहां पे। अगर कॉस थीटा जीरो हो जाए, अगर कॉस थीटा जीरो हो जाए, तो आप मुझे केवल इतना बता दो कि कॉस किसका मान जीरो होता है, तो आप बोलोगे कॉस 90 का मान जीरो होता है। यानी थीटा कितना हो गया यहां से? 90। अगर थीटा 90 हो गया, इसका मतलब दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर डॉट जीरो हो रहा है, तो वो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ऐसे हैं कुछ, ये अगर वेक्टर ए है तो ये वेक्टर बी होगा, दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा होगा? 90 डिग्री का, तभी इनका डॉट कैसा हुआ है? जीरो हुआ है। बोलो बात क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो आज के लिए क्लास को इतना रखते हैं। आप इस क्लास को पूरे अच्छे से समझ लो, क्योंकि कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, और करीब 40 से 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पे। वो सारे क्वेश्चन जो आपके किसी भी तरह के एग्जाम में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए, और दूसरी बात, अब हमारा 2 फिजिक्स का डेमो कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा 2 केमिस्ट्री का डेमो होगा। उसके बाद ये जो कोर्स आपका है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा वीडियो लेक्चर 199 रुपीज में कंप्लीट आपको अवेलेबल होगा, जिसमें पर डे आपको क्लास एक मिलती रहेगी। और उम्मीद यही है हमारी, या हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम इसको नवंबर लास्ट तक कंप्लीट कर दें, या फिर हम इसको दिसंबर फर्स्ट वीक तक हर हालात में कंप्लीट कर देंगे। चलिए, धन्यवाद।